रिचा आवाज आ रही है? अभी तक सो रही है। नेहा तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। चलो फिर ठीक है। मनीष तुम्हें? यस मैम। चलो बाकी सब जाग रहे हैं, ये ठीक है। तो फ्लूइड डायनामिक्स का आज आपका 22nd लेक्चर है। इसके अंदर हम आज का आई थिंक लास्ट टॉपिक अगर कोई माने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से स्पीयर की इक्वेशन निकालने का। यस। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ स्पीयर हम कैसे निकालेंगे? इसमें आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। सबसे पहले फॉर्मूला तो आपने ये वाला लगाना है इसके अंदर कि आपके पास जो वर्क डन होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, कितना हमने काम किया, किस रेट से किया, तो किसके इक्वल आता है? सबसे पहला फॉर्मूला हम साइंस का यूज करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ, और काइनेटिक एनर्जी आप इस आर्टिकल में ऑलरेडी निकाल चुके हैं आइसोलेटिंग स्फीयर का। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? फोर्स इनटू वेलोसिटी, कि जिस डायरेक्शन में आपका स्फीयर मूव कर रहा है वो, और उस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो हमने मान लिया लेट आर बी द एक्सटर्नल फोर्स। इस आर्टिकल के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लेके चलना पड़ेगा। हमने आर मान लिया एक्सटर्नल फोर्स, और वेलोसिटी हमारे पास ऑलरेडी थी स्फीयर की यू। तो आर यू इज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब डी बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम निकाल के आए हैं हाफ एम प्लस एम डैश बाय 2 इंटू यू स्केयर टी, यही बनेगी। ठीक है, ये हमने निकाला था। इसमें एम और एम डैश क्या था, याद है आप लोगों को? दीदी एम डैश तो वो मास था जो सॉलिड स्फीयर ने डिस्पर्स किया था, और एम उसका हाँ मास ले रहे थे हम। बिल्कुल। एम डैश जो था वो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर, कि स्फीयर ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका मास। एम डैश जो है स्फीयर से रिलेटेड हो गया, स्फीयर ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड किया उसका मास। और एम तो जो आप लेते ही हो हमेशा मास ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे लिक्विड का केस हो गया, ये स्फीयर का केस हो गया। अब इसी के अंदर अगर हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर दें, अगर हम ये ले लें कि लिक्विड है ही नहीं, सिर्फ आपके पास एक स्फीयर है, लिक्विड है ही नहीं। इफ कंडीशन लगा रहे हैं, हम एक सपोज करके चल रहे हैं, इफ लिक्विड इज नॉट देयर, अगर लिक्विड नहीं होगा मतलब स्फीयर ने कोई लिक्विड मूव ही नहीं किया, मतलब एम डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ स्फीयर क्या बन जाएगी? अगर इस साइड देखूं तो आर यू, और इस साइड देखें तो डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम, क्योंकि एम डैश तो जीरो हो गया, इंटू यू स्क्वायर, ये आपके पास बन गया। और इसका अगर हम यहाँ से डेरिवेटिव देखें तो कितना बन जाएगा? 2u, 2 आगे आ जाएगा, 2m डी बाई डी टी लेना था, डेरिवेटिव करा तो डी यू बाई डी टी पे आ गया, m तो कांस्टेंट था, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ चुका है? ये हैंग पता नहीं क्यों होने लग गया अभी अभी। तो हमारे पास आ गया m डी यू बाई डी टी, और हाफ u भी था, u से u कैंसिल कर दिया हमने, इज इक्वल टू r। ये आपके पास इक्वेशन कब आई है? जब आपने लिक्विड नहीं लिया है। फर्स्ट वाला था जब लिक्विड था, सेकेंड जब लिक्विड नहीं है। तो दोनों में क्या फर्क आया? अगर हम फर्क देखें सिर्फ दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या फर्क आया? एक बार तो स्फीयर विद लिक्विड हमने मोशन देखी, एक बार स्फीयर की मोशन हमने विदाउट लिक्विड देखी है। तो दोनों ही केस में अगर हम ध्यान से देखें तो एक हमारे पास टर्म एक्स्ट्रा आ रही है। अगर मैं यहाँ पे u से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे भी u लिख दूं, तो दोनों तरफ एक टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही है। कौन सी टर्म एक्स्ट्रा आ रही है यहाँ पे? थोड़ा सा इसको हम शिफ्टिंग कर लेते हैं, एक बार इसको भी इसी फॉर्म में ले आते हैं ताकि हम दोनों को कंपेयर कर पाए। तो इसको इस फॉर्म में लाना है अगर हमें, तो मुझे यहाँ से u से डिवाइड करना पड़ेगा ऑल ओवर, पहली बात।
और इसका डेरिवेटिव भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो यहाँ पे कांस्टेंट ही है, डेरिवेटिव 2u du by dt, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम करने वाले हैं यहाँ पे। एक बार फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा सेकंड की फॉर्म में ही ले आते हैं। तो अगर मैं दोबारा से लिखूं फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लाके, क्या बन जाएगी, आर यू तो इस साइड था, इस साइड डेरिवेटिव किया m प्लस एम डैश बाई टू तो कांस्टेंट है, 1/2 था और 2 से आगे तो u du by dt, ये आ गया हमारे पास। u से u हम कैंसिल कर सकते, तो r की वैल्यू क्या आ गई, m du by dt प्लस m डैश बाई टू du by dt, ये वैल्यू आई है। तो हम यहाँ से अगर कंपेयर करें, जो यहाँ पे टर्म थी उससे जो यहाँ पे टर्म, ये वाली भी ये वाली टर्म भी, ये एक्स्ट्रा है, ये मतलब ये चीज इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड बन रही है सेम। इट मीन जब हमने लिक्विड प्रेजेंट किया तो इतने अमाउंट का रेजिस्टेंस आया है एक तरीके से मोशन ऑफ स्फीयर में, ये अमाउंट इसके अंदर ऐड हुआ, तो रेजिस्टेंस मिली है हमें लिक्विड को ऐड करने से। कुछ ना कुछ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे हम रोड के केस में फ्रिक्शन कहते हैं, ऐसे लिक्विड के केस में हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आई है इतने अमाउंट्स की, जो हमने ये अमाउंट लिखा है, ये अमाउंट एक्स्ट्रा है हमारे पास, ठीक है। तो इसको संभाल के रखते हैं, जो अमाउंट एक्स्ट्रा है आगे देखेंगे कि इसका क्या रोल प्ले होगा। आगे हम थोड़ा सा यहाँ पे अब अपना एक फिजिकल रिजल्ट यूज करने वाले हैं। एक हाइड्रोस्टैटिक का रिजल्ट है आपका, मतलब लिक्विड में जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो वहां से हम एक रिजल्ट लिख पाते हैं। एक्चुअली में ये सब्जेक्ट आपने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन फिजिक्स वाले जरूर पढ़ते हैं हाइड्रोस्टैटिक। तो वहां पे एक रिजल्ट ये रहता है, जैसे हमने आर तो क्या लिया था, आर हमारे पास था एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास इन डायरेक्शन ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर की डायरेक्शन में लिया था हमने, इन डायरेक्शन ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आर डैश किसको बोला है, लेट कर लिया आर डैश भी एक्सटर्नल फोर्स ही है, लेकिन तब है जब लिक्विड नहीं है। यहाँ पे तो था कि स्फीयर मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन में हमने एक्सटर्नल फोर्स ले लिया। अब हम कह रहे हैं कि आर डैश विद एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास ऑन स्फीयर, स्फीयर के ऊपर, व्हेन देयर इज नो लिक्विड। तो आर डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जब लिक्विड नहीं है आपके पास, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ये है। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक की हेल्प से। फॉर्मूला ये है एम आर इज इक्वल टू, एम आर एक्चुअल में क्या है, हमने क्या किया, मास इनटू में एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास। तो टोटल फोर्स हो गया एक तरीके से, ये एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास था, ये मास है, और एम क्या था आपके पास, मास ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो हमने टोटल क्या लिखा, एक तरीके से फोर्स लिख दिया। ये हमने क्या लिखा है, एक्सटर्नल फोर्स पूरा का पूरा, पर यूनिट मास नहीं, अब मास से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये क्या है आपका एक्सटर्नल फोर्स ऑन स्फीयर, और कब है, इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। आर जो था इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड था पर यूनिट मास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये कहता है कि जो मास ऑफ स्फीयर है इनटू में एक्सटर्नल फोर्स नॉट इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड, आर डैश हमने क्या था जब लिक्विड ना हो, माइनस एम डैश क्या था, लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर, उसका मास इनटू में आर डैश। तो ये आपके पास एक रिजल्ट रहता है हाइड्रोस्टैटिक का, जो हमने लिखा है। रिजल्ट क्या कह रहा है आपके पास, ये हो गया एक तरीके से टोटल फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड, ये आपका हो गया टोटल फोर्स, लेकिन जब आपके पास लिक्विड नहीं है, यहां से अगर आर डैश की बात करूं, लेकिन एम कहीं ना कहीं मास ऑफ स्फीयर था, ठीक है ना। तो ये हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो चुका है आपका आर डैश नॉट लिक्विड का, लेकिन जो मास लिया यहाँ पे हमने, मास जो लिक्विड का डिस्प्लेस्ड हुआ बाय स्फीयर वो। तो ये फॉर्मूला वैसे तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं बाय थ्योरी, लेकिन इसका अपने आप में एक प्रूफ है, जो हम फिजिक्स की बुक में देखते हैं इस प्रूफ को। तो आपको यहाँ पे एज ए रिजल्ट यहाँ पे याद रखना है, ये जो रिजल्ट है वो हाइड्रोस्टैटिक की बुक से आया है, ठीक है। तो इस रिजल्ट को थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेना भाई, इसलिए मैंने 2-3 बार बोल दिया है। इस साइड तो हमने सिर्फ मास लिया है इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड,
इस साइड हमने जो भी मास लिया है, एक बार स्फीयर का एक बार लिक्विड डिस्प्लेस का, लेकिन दोनों साइड जो आर डैश है वो एब्सेंस ऑफ लिक्विड वाला फोर्स है। ठीक है, तो हो जाएगा रिजल्ट ये वाला। यस मैम। ठीक है, तो इस रिजल्ट का अब हमने यूज करना है बस यहाँ पे। कैसे यूज करेंगे हम? एक तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, इसको कॉमन ले लूं, m माइनस एम डैश आर डैश। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आया है कि r इक्वल टू एम माइनस एम डैश बाय m, इधर लिख लेते हैं r डैश। ये तो आगे m की फॉर्म में और r की फॉर्म में एक रिजल्ट नंबर स्टार। इसी रिजल्ट को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकती हूँ। मॉडिफाई कैसे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे m की वैल्यू है, m क्या था, मास ऑफ स्फीयर, तो 4 पाई सिग्मा a क्यूब बाय 3। मास क्या होता था, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये डेंसिटी ऑफ स्फीयर इंटू वॉल्यूम, 4 पाई a क्यूब बाय 3, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यही होता है आपके पास। m डैश की वैल्यू भी पीछे हमने ली थी, कितना मास डिस्प्लेस किया है, तो उसकी डेंसिटी हमने रो ले ली लिक्विड वाले की, a क्यूब बाय 3। तो ये दोनों हमारे पास ऑलरेडी थे। अगर मैं इसको ऊपर पुट करूंगी, ऊपर क्या फॉर्मूला था, एम आर इज इक्वल टू एम माइनस एम डैश बाय आर डैश, ये फॉर्मूला था। उसे पुट करेंगे हमें 4 पाई सिग्मा a क्यूब बाय 3 आर, इधर m माइनस एम डैश करोगे तो इसमें ये तो कॉमन आ रहा है, 4 पाई a क्यूब बाय 3, अंदर आ जाएगा सिग्मा माइनस रो इंटू आर डैश। ये तो इससे कैंसिल हो गया, यहाँ बचा सिर्फ सिग्मा, तो सिग्मा y में आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला सिग्मा और रो की टर्म में बन गया, एक हमने m की टर्म में निकाला था, एक हमारा सिग्मा और रो की टर्म में आ गया सेकेंड फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले हमने जस्ट बेसिक रिजल्ट यूज करके निकाले। जो ये फॉर्मूलेज आपके पास आए हैं, इसको जस्ट फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ स्फीयर थी इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड, मेन तो हमारा वही था कि इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ स्फीयर निकालने में जब लिक्विड है, तो उस इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दो। जो हमने एब्सेंस ऑफ लिक्विड वाली इक्वेशन निकाली थी, वो जस्ट ये दिखाने के लिए निकाली थी कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ रही है, सिर्फ वो हमने वो चीज दिखाने के लिए। अब सेकंड का आपको कहीं पे यूज नहीं करना है, वो सिर्फ हमने कंपैरिजन के लिए लिखी थी, ठीक है, उसका कहीं यूज नहीं करना है। तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, m du बाई dt इज इक्वल टू r माइनस हाफ m डैश du बाई dt, ये इक्वेशन थी हमारे पास कि r के अंदर ये एक्स्ट्रा टर्म थी, तब m du बाई dt बनता है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। इसके अंदर पुट कर दो r की वैल्यू, ऊपर अभी हमने r निकाला, एक बार r आप सिग्मा की फॉर्म में पुट कर दो, एक बार m की फॉर्म में, या फिर सिर्फ सिग्मा वाला ले लो, m की फॉर्म में लास्ट में अपने आप हम देख लेंगे du बाई dt। ठीक है, अब यहाँ से जो जो टर्म इकट्ठी हो रही है, du बाई dt यहाँ पे भी है, du बाई dt यहाँ पे भी, इनको कलेक्ट करो। कलेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, m प्लस एम डैश बाई 2 du बाई dt, इधर रह जाएगा सिग्मा माइनस रो बाय सिग्मा आर डैश, जो कि इक्वल था m माइनस एम डैश बाय एम आर डैश। तो मैंने यहीं से लिख दिया सीधा, क्योंकि इसके इक्वल ही आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई है, थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करना चाहे तो और भी कर सकते हैं। du बाई dt की वैल्यू इसको बाय में ले जा सकते हैं हम इसके, और इसके भी बाय में ले जा सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो इसके जब हम बाय में लेके जाएंगे, du बाई dt इज इक्वल टू m माइनस एम डैश बाय m था इधर, और ये वाला बाय में लाए तो m प्लस एम डैश बाय 2 इंटू आर डैश। इस m को मैं इधर ही ले जाऊँ मल्टीप्लाई में, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे जब बाय में इसके वाले लेके जाऊंगा तो इसको भी सिग्मा की फॉर्म में लिख लो। इसको सिग्मा की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कोई करके बता पाएगा? चलो ये आपका काम है, ये आपके मैंने होमवर्क दे दिया कि इसको इसके बाय में जब लेके जाना है, तो यहाँ से इसको कैसे खत्म किया जाए। या तो आप इनिशियल स्टेज पे सिग्मा वाला फॉर्मूला पहले ही पुट कर लो, फिर कंबाइन करो टर्म, या फिर यहीं से बनाने की कोशिश करो। वैसे ये इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ स्फीयर आ चुकी है आपके पास, जो मैंने निकाली है, दैट इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ स्फीयर इन अ लिक्विड एट रेस्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे जाके रेस्ट में है, ठीक है। दीदी ये आर्टिकल तो यहाँ खत्म हो गया, और कोई अगर सिग्मा की फॉर्म में आपसे मान ले एम नहीं चाहिए उसको आंसर में, तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे? अब बोलिए। दीदी m माइनस एम डैश बाय m कहाँ से लिखा? ये ऊपर से, एक मिनट पीछे चलते हैं थोड़ा सा,
इसकी जगह लिखा देखो सिग्मा माइनस रो बाय सिग्मा की जगह में मैंने m माइनस m डैश बाय m लिखा है। तो आई थिंक थोड़ा जल्दी ऊपर करना पड़ेगा। यस, जो हमने ये टर्म निकाली थी इसके अंदर पहले हमारे पास क्या था, r इज इक्वल टू m माइनस m डैश बाय m r डैश। एक तो ये वाली टर्म उठा लो स्टार वाली, एक जैसे कि जस्ट नीचे आपके डबल स्टार में टर्म है, उन दोनों को अगर मैं इक्वल रख दूं तो ये भी तो r इज इक्वल टू है, दोनों को इक्वल रखने से जो ठीक है सिग्मा दीदी, माइनस ओके। रो बाय सिग्मा वो m माइनस m डैश बाय m के इक्वल आ रहा है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। तो ये रिक्वायर्ड आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ स्फीयर आ चुकी है। यहीं तक आपका ये वाला आर्टिकल बनता है। अगर आपके पास एक्सेलरेटिंग स्फीयर का आर्टिकल है या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ स्फीयर एट रेस्ट का है तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही केस में ये वाला आर्टिकल बनता है। नेक्स्ट जो आपका इसके अंदर है वो काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड बाय इंपल्सिव मोशन है। तो इंपल्सिव मोशन आपका वैसे तो नेक्स्ट आर्टिकल बनता है इसमें, और उसी पे कुछ 3-4 एग्जाम्पल है आपके। तो आई थिंक अगर आप वो नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इतना कर लीजिए अभी के लिए, उतना इनफ है। बाकी आगे की आगे देखेंगे एक बार जब थोड़ा सिलेबस आपका हो जाएगा। उससे पहले एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ किस फॉर्म में आ सकता है सर के नोट्स में से। ठीक है, जो अभी हमने किया इस सेक्शन में, क्योंकि मेन प्रॉब्लम बच्चों को यही रहता है कि इसका क्वेश्चन आएगा किस फॉर्म में, हमें करना क्या है इनके अंदर। तो एक बार पहले पीडीएफ ओपन करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और आप सब मिलके बताइए कि आप इस सेक्शन का आगे करना चाहते हैं। एक बार अपने लास्ट ईयर्स के पेपर चेक कर लीजिए, क्योंकि कल का दिन है हमारे पास अभी इसी सेक्शन को करने के लिए। लास्ट ईयर्स तो आपके पास होंगे ही सबके पास। सब अपने अपने क्लास वाइज देख लो, एमएमसीएस वाले भी और मैथ्स वाले भी। स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को? हाँ जी दी। तो इसमें देखो ये जो क्वेश्चंस आगे वाला मैंने पार्ट निकाले 2-2 मार्क्स के लिए आपको पढ़ना है। थ्री डायमेंशनल सोर्ड सिंक और डबलेट क्या होते हैं, लेकिन ये 2 मार्क्स के लिए आप तब पढ़ना जब मैं आपको लास्ट सेक्शन करा दूंगी, क्योंकि लास्ट सेक्शन में आपके पास 2 डायमेंशनल सोर्स सिंक और डबलेट आने हैं। तो जैसे जैसे उनकी डेफिनेशन है वैसे वैसे इसकी डेफिनेशन, वहां पे मैं वो आपको एज ए कंपल्सरी पार्ट कराऊंगी, पूरा पूरा कराऊंगी उनका काम 2 डायमेंशनल सोर्स सिंक डबलेट का। उन्हीं की डेफिनेशन से आप 2-2 मार्क्स के लिए यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बस ये 3D में चला जाएगा। ठीक है काम, तो इसका जो ऑप्शनल पार्ट है वो साइमल्टेनियसली स्टेप पे ही चलना है वैसे तो, जो हमने लास्ट सेक्शन करना है। लेकिन फिर भी हम इसको इसलिए नहीं करते क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। इसके साथ इसका जो मैंने अभी पार्ट आपका स्किप किया है एग्जाम्पल्स, वो कई बार बीच में आ जाते हैं इसी के साथ इसी सेक्शन में। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले वाला पार्ट के जहाँ से क्वेश्चन आपका श्योरिटी से कंप्लीट होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये देखो 1-2 एग्जाम्पल्स हैं जो एक्स्ट्रा है, जो भी मैं मूव कर रही हूँ आपके आगे स्क्रीन। तो ये आर्टिकल है आपके पास काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड बाय इंपल्सिव मोशन। तो अगर आपको करना हो बता देना, आज हमने यहाँ तक किया है। ठीक है, तो सिग्मा प्लस रो बाय 2 ये देखना ये कैसे निकला, ये आपको निकालना है, क्योंकि m माइनस एम डैश बाय एम की जगह हम सिग्मा माइनस रो बाय सिग्मा रख सकते हैं। ऐसे प्लस वाले की जगह रो बाय 2 रख लेंगे प्लस में, तो वहां से आ जाएगा। तो इसको कंपैरिजन करके देख लेना तो आज हमने किया। तो ये एक्सेलरेटिंग स्फीयर का आर्टिकल था, देखो इसमें कहीं पे भी स्पेशली मेंशन नहीं है एक्सेलरेटिंग वाला, बीच में ही शुरू कर रखा है, लेकिन पेपर में अलग से आता है इसका आर्टिकल। ठीक है, तो इन्होंने बीच में ही मेंशन कर दिया, लेकिन आप इसकी हेडिंग बना लेना नोट्स में, थोड़ा सा ध्यान से करना। देखो इन्होंने आर्टिकल तो स्टार्ट में क्या नाम दिया, मोशन ऑफ स्फीयर थ्रू अ लिक्विड एट रेस्ट एट इन्फिनिटी, नाम तो इन्होंने ये दिया इस आर्टिकल का।
लेकिन ये आर्टिकल अगर आता है तो इसमें आपको यू टी लिखने की नीड नहीं है साथ में। अगर आपने देखो तो स्टार्टिंग में यू टी नहीं था, सिर्फ यू था। टी तो हमने कब लिखना शुरू किया जब आर्टिकल आएगा एसरलेटिंग स्फीयर का, वो आया भी हुआ है पिछले सालों में, आई थिंक 2019 या 18 में आया था, तो यहाँ से आया हुआ है। जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है स्फीयर ट्रांसलेट अनस्टेडली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम बोलते हैं एसरलेटिंग स्फीयर का आर्टिकल। बाकी सारा सेम होगा, बस आगे एसरलेटिंग स्फीयर लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सेलरेटिंग स्फीयर इन मोशन एट रेस्ट एट इन्फिनिटी, तो उस केस में आपको आगे ये करना है, u इज इक्वल टू यू टी ले लेना, फाई इज इक्वल टू फाई आर टी, और करना शुरू से ही है आर्टिकल यही वाला सेम आर्टिकल, लेकिन करना शुरू से। उस शुरू वाले में u की जगह यू टी लेके चलना है और फाई की जगह फाई आर थीटा टी लेके चलना है, ठीक है। करना यही आर्टिकल है पूरा। इस केस में एफ पी आ जाएगा, इस तरीके से आपको सारा समझाया था मैंने, ठीक है। तो ये सारा इसी का ही टॉपिक है, और लास्ट में इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ स्फीयर भी इसी का ही टॉपिक है। तो पेपर में थोड़ा आज आइडिया ले लेना किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। इससे पहले वाले क्वेश्चन पे अगर हम चलें, ये तो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ स्फीयर एट रेस्ट एट इन्फिनिटी वाला। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको इस तरीके से भी आ सकता है। तो यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल करके, फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल फॉर एन इनफाइनाइट लिक्विड स्ट्रीमिंग पास्ट अ फिक्स्ड स्फीयर, मतलब पहले वाले आर्टिकल की बात करें फिक्स स्फीयर की। फिर ऑब्टेन द लाइन ऑफ फ्लो, लाइन ऑफ फ्लो हम किसको बोलते थे? स्ट्रीमलाइंस। यस, स्ट्रीमलाइन निकालने के लिए बोला है, फिर इसने आपको स्टेगनेशन पॉइंट निकालने के लिए बोला जो हमने निकाला था, प्रेशर निकालने के लिए बोला ये भी निकाला था, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ प्रेशर भी निकाले थे हमने, वो भी लिखना है। फिर इसने कहा आल्सो प्रूव दैट थ्रस्ट ऑन द हेमिस्फीयर, तो ये आर्टिकल हमने सबसे लास्ट में किया था, जिसकी वैल्यू इतनी ही आई थी। तो ये भी तो इस तरीके से पूरे आर्टिकल को ये बता सकता है कि ये आपको निकालना है सारा का सारा। तो ये आर्टिकल भी आ सकता है। इसमें कुछ लोगों को डाउट था कि थ्रस्ट में डी एच कैसे निकले, किस किस का डाउट है वो सिर्फ यहाँ पे रुको, जिसमें सुनना वो सुन सकते हैं। हम इस वाले पार्ट को दोबारा से करने वाले हैं आज, इसी के अंदर ही नोट्स में। सभी का डाउट है? बाकी किसी का और कोई डाउट है? जो लोग बैठे हैं यहाँ पे इस सेक्शन में, अगर किसी का कोई डाउट हो तो। मनीष, नेहा, रिचा? नो मैम। नो, ओके। रिचा तुम्हें ये समझ आया था थ्रस्ट? दीदी ये बता दो थोड़ा हाँ, सा। अब तुम्हारी आवाज आई है, क्या बात है, पहले कहाँ थे? यहीं पे दीदी सुन रही हूँ। नहीं, जब मैंने आते ही तुमने जब एंटर किया क्लास में तब नहीं बोला तुमने? तब भी बुलाया था। सुना नहीं दीदी मैंने। चलो कोई बात नहीं। तो थ्रस्ट वाला आई थिंक सभी का थोड़ा बहुत इश्यू इसमें रह गया है, तो थ्रस्ट को लेके चलेंगे हम। इसके अंदर क्या है आपके पास थ्रस्ट वाले में कि आपको फोर्स निकालना ऑन द हेमिस्फीयर, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम जो फोर्स इसमें लेने वाले हैं प्रेशर इनटू एरिया, उस तरीके से निकालेंगे। प्रेशर भी लेंगे नॉर्मल प्रेशर, जो नॉर्मल के अलोंग प्रेशर हुआ। वैसे तो प्रेशर जो पी लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसकी डायरेक्शन के अलोंग देखूं, थीटा के अलोंग जो आ रहा है, जो परपेंडिकुलर है बिल्कुल, वो पी कॉस थीटा हम ले लेंगे, थीटा के अलोंग लेके आएंगे। तो प्रेशर तो मैं पी कॉस थीटा लिखना है, लेकिन एरिया डेल्टा एस कैसे निकाला जाए वो मेन इसके अंदर कहानी होनी है, जो पूरी होनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने डेल्टा एस एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, एरिया जिसका डेल्टा एस है। तो स्मॉल एलिमेंट आपका ये वाला है जो आपको यहाँ पे लाइंस दिख रही होंगी, ठीक है। जो लाइंस है एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको अगर एक सेकंड रुकिए, यस। तो इसमें जो इस वाले कॉर्नर से जो एंगल यहाँ पे आ रहा है ओ तक, वो थीटा है, और जो हमने यहाँ इसके एंड वाले दूसरे पॉइंट से लिया थीटा प्लस डेल्टा थीटा, उसमें कुछ ऐड हो गया, ज्यादा हो गया ना पहले से। तो ये एंगल्स हमने लिए हैं। हेमिस्फीयर जो है वो बाउंडेड बाय सर्कल्स एट आर इज इक्वल टू, हेमिस्फीयर एक्चुअल में बनता कैसे है? जब आप बहुत सारे सर्कल लेंगे, सबसे सेंटर वाला सर्कल सबसे बड़ा होगा, ठीक है।
तो उसी तरीके से बाउंड होते होते सर्कल्स को मिलाते 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 होते एक बॉल जो आप देखते हैं वही तो हेमिस्फीयर होती है, ठीक है। तो वैसे ही सर्कल्स है, इसमें बहुत सारे सर्कल्स आपने बना रखे हैं। हमने कहा हेमिस्फीयर जो बाउंड बाय सर्कल एट आर इज इक्वल टू ए, जिस सर्कल से वो बाउंड है ना हेमिस्फीयर, जो सबसे उसका नीचे वाला जो सर्कल है सबसे बड़े वाला, उसकी रेडियस कितनी है ए, और एंगुलर डिस्टेंस थीटा और थीटा प्लस डेल्टा थीटा लिया फ्रॉम जेड एक्सिस, जैसे हम देख भी पा रहे हैं इस फिगर के अंदर। कंपोनेंट ऑफ थ्रस्ट में आपको बताई चुकी पी कॉस थीटा। तो अब अगर हमें एरिया निकालना है तो पी cos थीटा ds, हेमिस्फीयर इसलिए 0 से पाई बाय 2। अब ds की वैल्यू मेन निकालनी रहेगी 2 पाई a sin थीटा a d थीटा। तो ये वैल्यू कैसे आएगी आपके पास, वो यहीं से देखिए। एक्चुअली में पहले तो आप d थीटा निकालिए, बाकी तो बाद की बात है। मतलब d थीटा है क्या आपका, ये थीटा है पूरा, और कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँ, जो छोटे वाला आपको दिख रहा है, मतलब जो आपका इन दोनों से मिल के जो एंगल आया, ये वाला एंगल जो मैं आ रही हूँ नीचे, ये एंगल आपका कितना है डेल्टा थीटा। तो ये वाली मैंने ट्रायंगल उठा के कहाँ बना दी है, यहाँ पे, ये वाली जो ट्रायंगल आपको दिख रही है, ठीक है। ये एल हो गई लेंथ इतनी, जो स्मॉल आर्क है, रेडियस ए होगा ऑब्वियसली, हमने वो वाला यहाँ पे प्लॉट करके दिखा रखा आपको सर्कल जहां से हेमिस्फीयर बाउंडेड है। ये पूरा सर्कल है क्या है, जहां से हेमिस्फीयर आपका बाउंडेड है, सबसे बड़े वाला सर्कल जिसकी रेडियस ए थी। तो ये रेडियस ए हो गई आपकी, और ये एंगल हो गया डी थीटा। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। यहाँ से एंगल कितना निकल आया, या लेंथ ही सीधा लिख लिया हमने, आर्क जो है लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू ए इंटू डी थीटा। ये हम छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं फॉर्मूला, है ना, तो वही फॉर्मूला हमने लिया है। तो ये तो आगे आपके पास एल की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू, जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वो वैल्यू आ गई आपके पास। हम यहाँ पे डीएस के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं, एरिया के लिए पेरीमीटर इंटू लेंथ लगा सकते हैं। एरिया ऐसे तो निकलता है कि आप जो भी फिगर है उसका सरकमफ्रेंस ले लीजिए, या पेरीमीटर, सर्कल के केस में हम सरकमफ्रेंस कहेंगे, तो सरकमफ्रेंस इंटू लेंथ, जर्नल फॉर्मूला हम लगाने वाले। तो लेंथ तो हमारे पास आ चुकी है 8 थीटा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास ये जो आर्क आपको दिख रही है एल वाली, ये तो डेल्टा एस रीजन था, ठीक है। तो इस डेल्टा एस वाले रीजन के लिए इसको अब आप स्किप कीजिए, यहाँ पे हमें निकालना है पेरीमीटर। मतलब जो भी आपने सर्कल लिया है यहाँ पे, जो भी ये डीएस है, डीएस जिस वाली लेंथ से बना है उस लेंथ का पेरीमीटर निकालना, डीएस जिस लेंथ से बना है। तो यहाँ पे जब मैं इस डीएस वाली लेंथ को देखूंगी तो ये बहुत सारे ऐसे वाले सर्कल से मिलके बना हुआ है ना। डीएस ये तो आपको सिर्फ एक ऊपरी वाली सतह दिख रही है, सिर्फ एक परत दिख रही है ऊपर वाली डीएस की, पर इसके नीचे कई परतें हैं जो छोटी छोटी हैं, जो इसको हेमिस्फीयर बना रही है। जब मैं उसको यहाँ पे प्लॉट करूंगी, देखिए हमने प्लॉट किया, ऑब्वियसली बात है कि जो डीएस वाले से हमारा जो हम देखेंगे इनिशियल से एंगल वो थीटा ही लगेगा, हमें नीचे की तरफ भी तो थीटा ही एंगल जाएगा, जेड एक्सिस के अलोंग हमें एंगल देखना है, परपेंडिकुलर में एक्सिस निकलेगी। तो मेन ये वाला फिगर पे आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। ये फिगर कैसे बनेगा आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखो जो मैंने डीएस था आपको सिर्फ इतना दिख रहा था अभी तक, बट जब मैं डीएस को पूरे को कंप्लीट को फॉर्म करूँ तो ये ऐसे दिखने लगेगा, ठीक है। कंप्लीट फॉर्म होकर डीएस ऐसे दिखेगा पीछे की तरफ से, जो मैं अब दिखाना चाह रही हूँ आपको। ये जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे 3D के अंदर, ठीक है। देखिए आप एक्सपेरिमेंट पेज से करके भी देख सकते हैं, हेमिस्फीयर बना के। कोई भी आप हेमिस्फीयर वाला एक ऑब्जेक्ट ले लेना, बाउल ले लेना एक, वो भी एक हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। तो उसमें ये डीएस का काम करेगा, जो सरफेस जो किनारा होगा बाउल का, वही बात कर रहे हैं। तो उसको आपने देखना, बाउल के सेंटर से लेके उस किनारे तक की लेंथ, ये हमारे पास पेरीमीटर का एक तरीके से उसकी रेडियस का काम करेगा। जो भी इस डीएस का पेरीमीटर है, इस डीएस का जो भी पेरीमीटर है, कितना वो राउंड कवर किया उसने पेरीमीटर, उसकी रेडियस का काम ये करेगा। तो हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, रेडियस। रेडियस निकल आई तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। तो रेडियस जो निकलेगा वो ए साइन थीटा कैसे निकल के आई है, वो यहाँ से देखिए। जो रेडियस है वो ये वाली लाइन है, ठीक है। ये आर कितनी थी आपके पास, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन की जो आर्क है इनिशियल, उसकी जो यहाँ से ए पे टच हो रहा है, ठीक है, और ये एंगल थीटा होगा इसके बीच में। तो जो ये वाला फिगर निकल के आया यहाँ से, अगर मैं ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 90 के सामने साइन थीटा बनेगा, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई ए साइन थीटा।
तो ये रेडियस आ गई a sin थीटा, ठीक है, पेरीमीटर की तो 2 पाई a sin थीटा, और लेंथ ऑलरेडी आ गई थी a d थीटा, वो हमने ds की जगह पे यहाँ पे रखी। बस आगे तो आई थिंक सॉल्व करना क्लियर होगा सबको। रेशम, हाँ जी दीदी, आगे सोल्व तो कर लूंगी। ये क्लियर हुआ है जो फिगर्स बताए हैं थोड़े? हाँ जी, हाँ जी। यस मैम। हाँ रीचा, तुम्हें भी क्लियर है? हाँ जी दीदी, हो गया। चलो नेहा को भी क्लियर, मनीष तुम्हें क्लियर है? Yes, ma'am. चलिए ठीक है, बट फिर इसको अब अच्छे से कर लीजिए आज ही, ठीक है, ताकि दोबारा ना भूल जाओ। और आगे वाला थोड़ा सा एक बार चेक करो लास्ट ईयर देख के, अगर आप कहेंगे तो कल की क्लास हम तभी रखेंगे फॉर एग्जाम्पल्स ओनली, जो एग्जाम्पल्स रहेंगे सिर्फ उन्हीं के लिए। 3-4 एग्जाम्पल्स हैं, वो आ भी आने के तो वैसे चांसेस नहीं है, आज तक नहीं आए हैं कभी भी, वो तो है ही है कि नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं फॉर योर सेफ्टी, हम कहते हैं ना कि एक बार पूरा तो कर ही लो, लेकिन आपके पास एक जो जब आप स्विमिंग करने जाते हैं, आपको स्विमिंग आती होती है, लेकिन फिर भी आप कई बार क्या करते हैं, ट्यूब वगैरह साथ लेके जाते हैं, भाई डूब भी जाए तो एटलीस्ट साथ में कुछ तो हो बचने के लिए, तो एक सेफ्टी हम रख सकते हैं साथ में। वही वाली बात यहाँ पे है, अगर आपको सेफ्टी रखनी है फिर भी, क्योंकि इस बार पता नहीं नामदल सर पेपर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, मुझे तो नहीं लग रहा इस बार नामदल सर पेपर बनाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी छुट्टियों पे हैं। तो कौन एग्जाम सेट करेगा वो नहीं कह सकते हम, हो सकता है सीनियर टीचर्स में अगर हम देखें तो एमएमसीएस वाली मैम ही सेट करे पेपर, जैसे जो फ्लूइड डायनेमिक्स इस टाइम पढ़ा रहे हैं